नमस्कार। समझौतावादी विचारकों के अध्ययन के क्रम में अब हम रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे। रूसो का पारिवारिक जीवन, उनका बचपन बहुत ही एक तरह से नकारात्मक वातावरण में बीता और इसका प्रभाव रूसो के विचारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बहुत व्यवहारिक रूप में, लॉजिकल तरीके से और बहुत विवेकपूर्ण आधार पर चिंतन करने वाले विचारकों की श्रेणी में हॉब्स, लॉक और रूसो की गणना की जाती है समझौतावादी विचारकों के रूप में। रूसो का जीवन एक निश्चित दिशा में अग्रसर हुआ जब एक बार रूसो प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए जा रहे थे, तो सड़क पर उन्हें एक अखबार की कटिंग, एक अखबार का टुकड़ा मिला जिस पर पेरिस की सबसे बड़ी जो साहित्यिक संस्था थी, डिजॉन एकेडमी, उसकी तरफ से एक निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन था। और इस निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक था, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है या उसे विशुद्ध करने में। इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद रूसो ने इस निबंध लेखन किया और उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला और इसी पुरस्कार ने उन्हें विश्वविख्यात बना दिया। समझौतावादी विचारकों की श्रेणी में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक रूसो ने भी किया है, लेकिन हॉब्स और लॉक की तरह उनका उद्देश्य किसी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं रहा है, बल्कि इसके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति ज़्यादा चिंतित या ज़्यादा विचार करने वाले विचारक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो एक नैतिक दृष्टि से उच्च और इस विकृति के अभिशाप से मुक्त एक समाज की परिकल्पना करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के निर्धारण से पहले रूसो ने मानव स्वभाव संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया और इसके अंतर्गत रूसो की समस्त रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में किया गया है, उसकी प्रवृत्ति जो है, जो तनाव रहित अतीत और तनाव मुक्त भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देता है। इसका मतलब है कि रूसो ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि वर्तमान में मनुष्य तनावग्रस्त है, लेकिन उसका जो अतीत है वो तनाव से मुक्त था और इसलिए इस अतीत की तनाव मुक्त अवस्था को भविष्य की तनाव रहित अवस्था तक लाने का जो प्रयास है वो इस समझौतावादी नीति या विचार या जो प्रक्रिया है इसके आधार पर किया जाएगा। रूसो का ये मानना है कि जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, तनाव में रहता है, तो उस तनाव में से ही एक चेतना का जन्म होता है और उस चेतना जो मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए विवेक का भी निर्धारण करती है और इसके आधार पर व्यक्ति अच्छाई और बुराई में या सत्य और असत्य में अंतर करने की स्थिति में आता है। रूसो का ये मानना, रूसो ने एक प्रकार से दो प्रकार के व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत किया है। पहला है प्राकृतिक व्यक्ति, जिसमें स्वार्थ, परमार्थ, युद्ध आदि है, जिसकी चेतना बिल्कुल विवेक, उसका पथ भ्रष्ट है, चेतना बिल्कुल लुप्त है, सक्रिय नहीं है और ये मनुष्य जो है वो लगातार भटकता रहता है। दूसरा, इसके विपरीत प्राकृतिक मनुष्य है, जिसमें या तो तनाव पैदा ही नहीं होता या जिसने शक्तिशाली विवेक और बहुत सुदृढ़ चेतना के माध्यम से अपने इस तनाव में संतुलन कायम कर लिया है और तनाव पर नियंत्रण कायम कर लिया। रूसो के अनुसार
आदिम मनुष्य ऐसा था जिसमें किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधों और प्रकृति के साथ अपने सहजीवन को या उनके निकट अपने जीवन को बहुत प्राकृतिक रूप से जीवन यापन करता था। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, संतुष्ट, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय प्राणी के रूप में रूसो ने निर्धारित किया। अब रूसो ने आदिम मनुष्य को एक प्रकार से पशु तुल्य जरूर माना है, लेकिन वो निष्पाप, निर्दोष और बिल्कुल कहना चाहिए स्वाभाविक रूप से एक अच्छा प्राणी है। उसमें किसी प्रकार का आरोपित किया हुआ कोई भी दोष विद्यमान नहीं है। रूसो के अनुसार ये जो आदिम मनुष्य है ये पूरी तरह से संतुष्ट है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में संलग्न नहीं है। ये प्रकृति के निकट, प्रकृति के साथ अपने जीवन को बहुत सहज तरीके से यापित करने वाला, जिसमें किसी प्रकार की अच्छाई और बुराई के बीच में भेद का, उनमें प्रतिस्पर्धा का या छल कपट का कहीं भी लेश मात्र भी नहीं है। अब इस व्यवहार के आधार पर अगर प्राकृतिक अवस्था का निर्धारण देखना चाहें तो रूसो के अनुसार ये प्राकृतिक अवस्था जिसमें मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था, बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष मन से, उसका जीवन पशुओं की तरह जरूर था लेकिन एकाकी था। एकाकी और पशुओं की तरह बिल्कुल अव्यवस्थित प्रकार का जीवन था। और उसमें बड़ी इस प्राकृतिक परिवेश में ये मनुष्य बहुत सादगी के आधार पर निवास करता था और इस अवस्था में सभी समान थे, किसी प्रकार का उच्चता निम्नता का कोई भेद नहीं था। कहने का अर्थ है कि रूसो ये बताना चाहते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य संतुष्ट, सुखी था, लेकिन सभ्यता नहीं थी और ना ही इस सभ्यता की कोई आवश्यकता थी। सभ्यता असभ्य होने के बावजूद भी मनुष्य प्रसन्न था, संतुष्ट था। प्राकृतिक समाज में किसी प्रकार की विशेष प्रतिद्वंदिता से संबंधित, द्वेष से संबंधित, उच्चता और निम्नता से संबंधित कोई भी इस प्रकार की अराजकता नहीं थी कि जो इस समाज में परस्पर विरोध और विद्रोह का कारण बन सके। इस प्रकार रूसो के अनुसार ये प्राकृतिक अवस्था एक तरह से स्वर्णिम आदिम अवस्था थी, जिसमें किसी स्वर्णिम अवस्था थी। स्वर्णिम अवस्था का मतलब है कि बहुत श्रेष्ठ, जिसमें समस्त व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट, बिना किसी विशेष विवाद और विद्वेष के एक सामान्य प्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों का समुदाय। तो ये जिसमें व्यक्ति, इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति बहुत मुक्त, निस्वार्थ तरीके से संपत्ति और परिवार रहित आधार पर रहता था। मतलब इस प्राकृतिक अवस्था में रूसो के अनुसार ना परिवार था और ना ही संपत्ति थी, सभ्यता भी नहीं थी, संस्कृति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति पूरी तरह मुक्त, निष्कलंक, निष्पाप, स्वतंत्र और प्रकृति के सानिध्य में बहुत सहज जीवन जीने वाला समुदाय था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो है इसमें धोखाधड़ी, युद्ध, किसी प्रकार का मनोमालिन्य, अनैतिकता, इनका अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अरस्तु का ये मानना है कि ये युद्ध और अनैतिकता की अवस्था नहीं थी, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण को समझने की क्षमता होती है। ये क्षमता व्यक्ति में नहीं थी रूसो के अनुसार, इसलिए अनैतिकता का भी कोई आभास नहीं था। तो इस तरह ये प्राकृतिक अवस्था बहुत शांत और आदिम स्वर्णिम युग की तरह से स्थापित थी। इसके पश्चात अब स्वाभाविक बात यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा था, आदिम स्वर्णिम युग का ये दौर था, काल था, तो फिर क्या कारण थे कि समझौते के आधार पर राज्य के या संप्रभुता के निर्माण का प्रयास किया गया। तो रूसो का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, जहाँ मनुष्य
मासूम था, निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था और पक्षी की तरह एक प्राकृतिक आधार पर स्वयं स्वच्छ अपना स्वतंत्र जीवन जी रहा था। लेकिन उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, कोई उसकी जीवन शांति को भंग करने वाला कोई आधार या कारक नहीं था। वो परम सुखी और संतोषी था। लेकिन ये स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि रूसो ये मानते हैं कि धीरे धीरे ज्ञान और विज्ञान का उदय हुआ, मनुष्य को अग्नि का ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ छोटे मोटे हथियार जो हैं वो भी अस्तित्व में आए, लोगों का जो एक प्रकार से वनचर की तरह घूमने फिरने वाला स्वतंत्र और निर्बाध जीवन था वो बाधित होने लगा और कुछ स्त्री पुरुष अधिक स्थायी रूप से साथ रहने लगे और इस प्रकार परिवार का जन्म हुआ। तो ज्ञान विज्ञान का जन्म हुआ और साथ ही साथ परिवार नामक संस्था भी अस्तित्व में आई। और इसके अस्तित्व में, परिवार के अस्तित्व में आते ही व्यक्तिगत संपत्ति की तरफ लालच बढ़ा, उसको बनाने का एक आधार और कारण हुआ और लोगों में परस्पर युद्ध और संघर्ष और हिंसा और द्वेष, पुनः वे सब आधार उत्पन्न हो गए जिनका उल्लेख हॉब्स ने किया है। तो रूसो के अनुसार इस व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण संपत्ति संबंधी जो आधार है उस पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए परस्पर कलह और परस्पर विवाद समाज में लोगों के मध्य उत्पन्न हो गए। तो संपत्ति के कारण ही धनी और निर्धन का भेद हुआ, संपत्ति के कारण ही वर्ग उच्चता और निम्नता के आधार पर बने। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया और उसके स्थान पर एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ या समाज का विकास हुआ जिसे हम सभ्य तो कह सकते हैं लेकिन शांत और सुखी समाज नहीं कह सकते। तो सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दुख और दरिद्रता बढ़ती गई, शोषण, हत्या, इसी प्रकार जो विकार और विकृत सामाजिक प्रवृत्तियां, युद्ध और तनाव, इन सारी प्रवृत्तियों ने मनुष्य को हिंसक बना दिया और इन सारी कुप्रवृत्तियों के कारण समाज की वो स्थिति हो गई जिसका वर्णन हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते से की प्रक्रिया के अंतर्गत किया है। और इसी आधार पर रूसो ने ये माना है कि समाज और राज्य का जो उदय है वो इस प्रकार का हुआ कि उसने गरीबों और जो कमज़ोर लोग हैं उनको एक प्रकार के बंधन में या जंजीरों में बांध दिया और शक्ति के आधार पर एक जो शक्तिशाली समूह है, वर्ग है, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से सारी मानवता को सदा के लिए मजदूरी, गुलामी और इसी प्रकार के विकृत दयनीय स्थिति में धकेल दिया। रूसो के अनुसार ये जो संपत्ति का प्रादुर्भाव है इससे मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में या गुलामी में परिवर्तित हो गई और इसी को लक्ष्य करके रूसो ने ये कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय है कि वो सर्वोत्तम दशा थी स्वर्णिम युग की, आदिम स्वर्णिम युग की, जब सभ्यता नहीं थी, ज्ञान नहीं था और परिवार नहीं था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी और समाज पूरी तरह से सुखी था। तो इस स्वतंत्रता को परतंत्रता में परिवर्तित करने का, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का कार्य जो है वो ज्ञान और विज्ञान के उदय ने, परिवार और संपत्ति के उदय ने किया। और इसीलिए रूसो ये भी मानते हैं कि क्योंकि मनुष्य ने स्वयं अपनी खुशियों का गला घोंटा है या उसने स्वयं ज्ञान विज्ञान आदि का प्रयोग करके अपने लिए जो सुखी और उन्मुक्त अवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश की है, तो अपनी स्वतंत्रता, समानता और प्रसन्नता के बिना क्योंकि जीवन व्यर्थ है, इसलिए रूसो ने एक प्रकार का संकेत और संदेश बैक टू नेचर के रूप में या प्रकृति की ओर लौटो, इस प्रकार का एक आह्वान करके रूसो ने पुनः उसी आदिम स्वर्णिम अवस्था का तनाव रहित आधार
समाज में स्थापित करने का समर्थन किया है। इस प्रकार इस अवस्था से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सामाजिक समझौता हुआ और इस सामाजिक समझौते से ही राज्य के स्वरूप का निर्धारण हुआ। युद्ध और संघर्ष का जो वातावरण उत्पन्न हो गया था, परस्पर विद्वेष और घृणा का जो वातावरण उत्पन्न हुआ था, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति रूसो के अनुसार एक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया, लेकिन रूसो के अनुसार ये अधिकार समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया है। मतलब जो अधिकारों का समर्पण, जैसे हॉब्स ने कहा कि एक राजा के प्रति, एक सर्वसत्ता के प्रति समर्पण किया गया, रूसो ये मानते हैं कि ये समर्पण किसी सर्वसत्ता के प्रति नहीं बल्कि सारे व्यक्ति एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने पूरे समाज के समक्ष अपने अधिकारों को प्रदान किया। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और सभी ने अपने अधिकार जो है किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को प्रदान कर दिए। इस प्रकार समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर एक समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एक सामूहिक निकाय का जन्म हुआ, जो राज्य की तरह या संप्रभुता की तरह कार्य करेगी और इसमें उतने ही सदस्य हैं जितने सदस्य समाज में उपस्थित हैं। सामाजिक समझौते के द्वारा ये जो राज्य अस्तित्व में आया या जो इकाई अस्तित्व में आई, इसे रूसो ने सामान्य इच्छा का, जनरल विल का नाम दिया है और संप्रभुता की अभिव्यक्ति इसी सामान्य इच्छा में ही होती है। रूसो के अगर सामाजिक समझौते सिद्धांत की हम विशेषताओं का अध्ययन करें तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप में सामने आती है कि रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण सबके प्रति करता है या पूरे समाज के प्रति करता है, क्योंकि बाकी समाज के बाकी लोग भी अपने सारे अधिकारों का समर्पण समाज के प्रति करेंगे। तो एक तरह से व्यक्तिगत रूप में निजी तौर पर व्यक्ति अपने अधिकार समाज को देता है और समाज के सदस्य की हैसियत से वो अपने अधिकारों का पुनः प्रयोग करने का अधिकारी भी बन जाता है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता या उसकी जो गुलामी की स्थिति है उसका अंत हो जाता है और वो वास्तविक रूप में अपने जीवन को एक निश्चित दिशा की तरफ ले जाने वाले स्वतंत्र रूप से विवेक से निर्णय करने वाले एक संगठन से या प्रक्रिया से जुड़ जाता है। और समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि के स्थान पर समष्टि और व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। तो व्यष्टि एक इकाई के स्थान पर समग्र और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और इस प्रकार सामान्य इच्छा के रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष या किसी संस्था विशेष की इच्छा नहीं। इस समझौते के द्वारा रूसो के अनुसार व्यक्ति कुछ खोता नहीं है बल्कि अपने एक रूप के आधार पर वो समाज को अपने अधिकार सौंपता है और समाज के सदस्य के रूप में उन अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकारी भी वापस बन जाता है। ये एक समझौता जो है रूसो के अनुसार एक निरंतर चलने वाला क्रम है और ये इस प्रक्रिया के आधार पर रूसो के अनुसार जो राज्य उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक फॉर्म है, राज्य का एक सावयव रूप है, सावयव राज्य है जो आंगिक एकता के आधार पर अविभाजित रूप में अविभाज्य अंग के आधार पर अंगों के
की क्रिया के आधार पर कार्य करता है। लेकिन रूसो के भी इस सिद्धांत की सामान्य रूप में आलोचना की जाती है। जैसे रूसो ने जो भी ये विचार प्रस्तुत किया है, आलोचकों के अनुसार ये बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है ये काल्पनिक है, क्योंकि ना कभी भी ऐसी प्रमाणित नहीं होती ऐसी स्थिति कि मनुष्य इतना शांत और सुखमय आदर्श जीवन यापन भी करता था। दूसरा, मानव स्वभाव की गलत धारणा है। अगर मानव का जैसा बेसिक नेचर बताया है रूसो ने, तो अगर वो मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, गुणी है, आदर्श है, श्रेष्ठ है, तो उसके सारे दोष सिर्फ बाहरी परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो गए ऐसे मनुष्य में, इसको तार्किक आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तविकता ये है कि मनुष्य अच्छाई और बुराई दोनों का सम्मिश्रण है। लेकिन सिर्फ अच्छा ही अच्छा मनुष्य है, उसमें समस्त गुण हैं, सिर्फ बाहरी परिवेश के कारण उसमें कुछ दोष आ गए, तो ये स्वीकार करने योग्य तर्क नहीं है। फिर रूसो के विचारों में आलोचकों के अनुसार एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि समझौते की जो धारणा रूसो बताते हैं, ये धारणा इस प्रकार की है कि जो व्यवहारिक आधार पर उचित नहीं लगती, क्योंकि समझौता एक तरफ तो रूसो ये कहता है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, संपन्न हो गया, दूसरी तरफ वो इसको निरंतर चलने वाले क्रम के रूप में भी स्थापित करता है। तो जो चीज़ ऐतिहासिक रूप में घटित हो गई है वो बार बार आगामी तौर पर निरंतर किस प्रकार से जारी रहेगी, इसका कोई वर्णन जो है वो रूसो ने पृथक रूप में नहीं किया है। और रूसो का ये सिद्धांत सामाजिक प्रगति के सिद्धांत के का विरोधी है, क्योंकि ये मानना कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ वैसे वैसे उसका पतन हुआ, ऐसा रूसो का मानना है। लेकिन ये बात पूर्णतः तथ्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि विकास के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में मनुष्य आज जिस स्तर तक पहुंचा है, वो स्तर तक की हुई प्रगति ये सिद्ध करती है कि सिर्फ ज्ञान विज्ञान के विकास से इस प्रकार की जो स्थिति नहीं हो सकती जिसका वर्णन रूसो ने किया है। मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति हमेशा उसे विकास की तरफ अग्रसर करती है, और इसलिए इस विकास के आधार पर ही सारा दोष उत्पन्न हो गया, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि राज्य जो है वो विकास का परिणाम है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास के उपरांत अस्तित्व में आया है। ये एक ऐसा विचार है, रूसो का विचार ऐसा विचार है, आलोचक ये मानते हैं कि ये व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर देता है। जिसके पास अधिक शक्ति प्रभाव है वो पुनः समझौता संबंधित जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के समक्ष अपने समस्त अधिकारों का समर्पण एक प्रकार से निरंकुशता की ओर अग्रसर करता है। इसमें व्यक्ति की स्थिति बहुत हास्यास्पद हो जाती है। व्यक्तिगत रूप में वो अपने सारे अधिकार समाज को समर्पित कर देता है, शून्य हो जाता है, और समाज के सदस्य के रूप में वो उन अधिकारों का उपयोग करता है जो उतने स्वतंत्र और उतने अधिक नहीं होते जितने कि व्यक्तिगत दायरे में हो सकते हैं। और इसीलिए आलोचक ये कहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा जो है वो हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। लेवियाथन हॉब्स की रचना का टाइटल है, उसका शीर्षक है, जो एक विशालकाय दानव के रूप में या विशालकाय जीव के रूप में माना जाता है। अगर उसका सिर जो है लेवियाथन का, वो उसकी पहचान होती है। अगर उसका सिर हटा दिया जाए तो लेवियाथन का बाकी भाग अनेक जीवों से रिजेंबल करता है, उसका सिर ही उसकी पहचान होती है। तो हॉब्स जो है वो बिल्कुल निरंकुश सत्ता का समर्थन करने वाले, संप्रभुता का समर्थन करने वाले विचारक हैं, और रूसो बहुत लोकतांत्रिक उदारवादी आधार पर एक प्रकार से जन शासन या जनतंत्र में विश्वास करने वाले विचारक हैं। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि जिस प्रकार से रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा के माध्यम से संप्रभुता का निर्धारण किया है, ये भी फाइनली उतनी ही निरंकुश हो जाती है जितना कि हॉब्स द्वारा वर्णित संप्रभुता का सिद्धांत है।
इसीलिए कहा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के संदर्भ में रूसो का ये विचार व्यवहारिक रूप में एक चाहे आलोचनात्मक आधार पर समीक्षा का या विचार करने का एक माध्यम बनता है, लेकिन मूलतः बहुत क्रमिक तरीके से, बहुत तार्किक तरीके से अपने अनुभवों के आधार पर रूसो ने समझौतावादी सिद्धांतों को आकार दिया है। धन्यवाद।